हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पेपर 1 ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड ये सभी हमारे क्वेश्चन हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसकी ऑलरेडी कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासेज को भी देख सकते हैं। वो आपकी पेपर 2 से भी रिलेटेड हैं। एसएसटी और साइंस की क्लासेज भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो यानी उस जंतु के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सा जंतु है जो चारों तरफ से आने वाली ध्वनियों को इकट्ठा करता है और यहाँ पर यानी वो अपने कान को अलग अलग दिशा में घुमा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि बाघ। तो बाघ या टाइगर जो एक ऐसा जीव है जो अपने कानों को चारों दिशाओं में अलग अलग घुमा सकता है। और बाघ के बारे में कई सारे जो फैक्ट हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला और साथ ही साथ इसकी जो देखने की क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होती है। यानी अगर हम मनुष्य से बात करें तो मनुष्य से 6 गुना तेज इसकी देखने की क्षमता होती है। यानी रात में भी ये 6 गुना तेज मनुष्य से देख सकता है और इस प्रकार से ही ये अपने शिकार को काफ़ी दूरी से देख लेता है। और स्पीड तो ऑब्वियसली इसकी बहुत तेज होती ही है। और साथ ही साथ इसमें यानी ऐसे सेंसर पाए जाते हैं, हम ये कह लें कि इसको ये क्षमता होती है इसके अंदर सेंस करने की, यानी पृथ्वी के कंपन को भी ये सेंस कर लेता है। और साथ ही साथ एक जो इसकी और ख़ास पावर है वो भी आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी पावर है इसकी। यानी ये क्या करता है, जो ध्वनियों की, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, ये अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि आ रही है उसमें ये फर्क भी कर सकता है। यानी हम ये कह लें कि कोई जीव है या फिर वो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है, तो ये अपने यानी उस केवल ध्वनि को सुनकर ये बता सकता है, यानी ये पता कर सकता है कि ये जीव है या फिर पत्तों की सरसराहट है। दोनों में फ़र्क कर सकता है, इतनी ज़्यादा इसकी सुनने की क्षमता होती है। और इसीलिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर ये जो ध्वनि है उसको इकट्ठा करता है। तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं बाघ से रिलेटेड और इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। तो यहाँ पर है चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। तो क्या इसमें अलग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा कंघी करना। तो कंघी करना यहाँ पर सबसे अलग होगा। और क्यों अलग होगा, तो देखिए कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं। वैसे जो यहाँ पर सबसे अच्छा रीजन है कि चाय बनाने में हमको पानी, तैरने में हमको पानी और आटा गूंदने में हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंघी करने में पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये हमारा सभी चारों में, यानी हम ये कह लें अदर 3 से ये हमारा भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुछ पक्षी के नाम दिए गए हैं और इधर इनके घोंसलों का विवरण दिया गया है, यानी किस प्रकार से वो अपने नेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है शक्कर खोरा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो भी ये मिलान करने वाले हैं या जहाँ पर आपको यानी कई सारे दे दिए जाएं ABCD करके, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको उसे चुनना है जो आपके लिए सरल हो, जिसके बारे में आप जानते हो। उससे आप क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कोयल, बी नंबर पर। और कोयल देखिए अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, बल्कि कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। यानी कोयल अंडे देती है, वो घोंसला अपना खुद नहीं बनाती बल्कि कौवा बनाता है। तो ये देखिए बी का हमारा फर्स्ट हो गया, ये तो हमारा फिक्स हो गया। फिर देखिए अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो जो शक्कर खोरा है ये आपका छोटे पेड़ों की डाली पर लटका घोंसला बनाता है। इसमें बाल बारीक घास पतली टहनियाँ आपने देखे भी होंगे, पेड़ों पर इस तरीके से लटके हुए डाली पर लटका हुआ घोंसला बना होता है, वो इसी पक्षी का है। फिर है कलचिड़ी, और कलचिड़ी का जो घोंसला होता है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच इसका घोंसला होता है। और दर्जन चिड़िया झाड़ी पर 2 पत्तियों की नुकीली चोंच से सीकर पर बनाया गया घोंसला होता है। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट देखिए एक ही ऑप्शन में, और उसी से आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थ ऐसा समूह जिनमें प्रत्येक में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो कौन कौन से यहाँ पर खाद्य पदार्थ हैं। तो इसमें है आपका पालक, गुड़, आंवला। तो पालक में भी, गुड़ में भी और आंवले में भी जो लौह तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये इसका
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। तो देखिए जो 5वीं की पुस्तक है वो आपको यानी पता होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमारे ये पूछे जाते हैं। तो 5वीं की पुस्तक में जो दिया गया पाठ है उसका शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, उसी से ठंडा उसी से गर्म उस 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, और अगला क्वेश्चन क्या, ये न्यूमेरिकल है, जैसा कि डेली बेसिस पर देखते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो देखिए ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको समय भी दूरी की तरीके से एज इट इज दे दिया गया। तो ये हमारा टाइम है। वैसे हम देखते थे जो पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन किए उसमें हम देखते थे कि जो समय होता था वो हमको निकालना पड़ता था, यानी 10 बजे से 12 बजे तक इस प्रकार से दिया जाता था, सुबह चला और अलग अलग डेट पे चला। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया, तो इसलिए हमको सीधे और सीधे इसको फॉर्मूले में रख देना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। तो ये जाएगा आपका पहले 5 बार और फिर जाएगा ये 4 बार। और देखिए 54 क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर दिया गया है 54 मीटर प्रति सेकंड। और फिर से कई बार हम आपको डेली बेसिस पर ये बताते हैं कि आपको केवल 54 देख के आंसर नहीं लगाना है, आपको वहाँ पर यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन सभी ऑप्शन हमारे मीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो ये 15 दिया गया है जो कि गलत है। तो इसको हम बदलेंगे 5/18 का गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड का आपको खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लें। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें ढालू हैं। या कौन सा राज्य हो सकता है। तो देखिए पिछली क्लासेज में भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है, लेकिन दूसरे टाइप से पढ़ा है। यानी हमने ये पढ़ा कि इस राज्य के घर कैसे होते हैं, तब हमने ये पढ़ा कि वो बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब देखिए कोई अगर घर बने हैं और वो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं, तो यहाँ क्या मतलब है, ऊंचाई पर बनाए जाने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि नीचे पानी होगा, यानी वर्षा ज़्यादा होगी, बाढ़ वाला एरिया होगा। तो ऐसा हमको कहाँ पर देखने को मिलता है इस प्रकार के घर, तो वो है हमारा राज्य असम। तो असम में इस प्रकार के राज्य हमको देखने को असम में इस प्रकार के जो मकान हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वर्षा भी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ जो बाढ़ की स्थितियाँ हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो देखिए कल हमने आपको बताया था जहाँ पर अरब सागर के किनारे जो भी, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और कल भी हमने आपको बताया था ये हमारी है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और इधर है अरब सागर। तो कल इधर वाले हमको राज्य बताने थे और आज इधर वाले बताने हैं, बंगाल की खाड़ी वाले बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया सबसे पहले केरल, और केरल देखते ही आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि केरल आपका इधर स्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो देखिए ये जो हमारा है यही आंसर सही होगा, क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ये तीनों आपके बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। इधर देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात आ गया जो कि अरब सागर में है, आंध्र प्रदेश, असम, और देखिए असम यहाँ पर रिलेटेड नहीं है बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे हम टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का क्या अर्थ है। तो देखिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है झारखंड में देखने को मिलती है लॉटरी द्वारा खेती के लिए, जिस प्रकार से हमने कल भी पढ़ा था। तो इस भूमि आवंटन में जो एक यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टिन कहते हैं। तो इस टिन का क्या अर्थ है। तो देखिए इस टिन का ये अर्थ है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। यानी इस एक टिन का क्या मतलब है, एक टिन का ये मतलब है कि वह जो भूमि होगी जहाँ पर कोई किसान क्या करता है, एक टिन बीज को बोता है, वही लॉटरी सिस्टम के हिसाब से उसकी जो ज़मीन होती है यानी उसी में वही खेती करेगा जो एक टिन बीज को वहाँ पर बोएगा। इस यूनिट का यही यहाँ पर मतलब है।
अगला क्वेश्चन है, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में विचार कीजिए। तो झूम खेती, जिसे हम स्थानांतरी कृषि भी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कौन कौन से सही हैं? तो सबसे पहले है, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है और ये झूम खेती में अपनाया जाता है, इस प्रकार की जो विधि है। फिर है, खरपतवार आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, ये सही नहीं है हमारा। फिर है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये हमारी जो बात है बिल्कुल सही है। जो खरपतवार की राख है वो यहाँ पर इसके रूप में कार्य करती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो इस प्रकार का जो कथन है हमारा वो यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ए और सी। तो ए और सी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कांसा के बारे में, यानी कांसा किसकी मिश्र धातु है, किस किस से ये जो मिलकर बनी हुई है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो कांसा होते हैं इसमें होता है कापर और यहाँ पर होता है यसन, यानी कि कापर और टिन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कापर और टिन की ये मिश्र धातु होती है कांसा। तो किस ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, कांसा एल्यूमिनियम कापर, कांसा कापर और जिंक की। फिर है देखिए फोर्थ ऑप्शन में कांसा कापर और टिन की मिश्र धातु है। तो ये आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपको और देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्ट में, यानी कि एक औसत चाल वाला तो हमने डायरेक्ट किया और यहाँ पर देखिए समय निकाल कर ही आपको जो सही आंसर है वो बताना है। तो देखिए एज इट इज जो औसत चाल है वो निकालनी है और दूरी आपको यहाँ पर दी गई है। तो 530 किलोमीटर ये आपकी डी है, यानी कि डिस्टेंस है, दूरी है। अब यहाँ पर इसको छोड़ने का समय 6 पंदा और पहुँचने का समय 16 पंदा। तो यहाँ से देखिए हम टाइम निकाल लेंगे कि ये 16:15 में पहुँची और 6:15 में चली थी। तो टोटल टाइम कितना लगा? ये लगा आपका 10 घंटे और 10 घंटे आपका टाइम है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितनी दी गई है? 530 और 10 घंटे का समय लगा, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा और यहाँ पर आपको बदलना भी नहीं है, एज इट इज ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको टाइम समझना था, क्योंकि जो ये एक्सप्रेस है गांधीधाम से कब चली? 6:15 पे चली, सूरत में 16:15 पहुँच गई, यानी टोटल जो टाइम है वो 10 घंटे का लगा, टोटल दूरी 530, तो 53 किलोमीटर पर घंटे यानी पर आवर यहाँ पर उसकी स्पीड आ गई। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, यानी किस राज्य का जिला है कन्नौज? तो कन्नौज देखिए जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज और जिसे इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से तो कई सारे जो सवाल हैं गणित के वो ईवीएस सेक्शन में हमको देखने को मिले। वैसे सिंपली हम देखते हैं एक डायरेक्शन का क्वेश्चन और एक औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर दो औसत चाल के क्वेश्चन और साथ ही साथ ये एक और क्वेश्चन जिसमें आपको परसेंटेज का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि नीचे दी गई सारणी में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए जो डीजल है 2020 में 81 रुपये था और 90.72 हो गया। और आपको देखिए बताना क्या है इसमें, तो इसमें देखिए बताना है एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर। देखिए वृद्धि पूछी जाए तब आप रुपए में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दर पूछी गई है, यानी आपको आंसर परसेंटेज में देना है। और परसेंटेज में ऑप्शन यानी जो आंसर है वो हम कैसे देंगे? तो देखिए वो हम ऐसे देंगे कि सबसे पहले हम डीजल के लिए निकालेंगे। तो देखिए पहले था 81 रुपये, यानी 2020 में 81 रुपये और 2020 में हो गया 90.72 रुपये। तो कितनी वृद्धि हुई? 90.72। इसे हम पढ़ते हैं तो ये हो गया 2, 7 और ये हो गया 9, यानी कि 9.72 की वृद्धि हुई। और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है यानी कि कितने में, तो ये हो गया
81 और इंटू 100% निकालने के लिए। तो ये देखिए 2 जीरो नीचे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर चले गए और ये हमारा जाएगा कितनी बार, सबसे पहले एक बार फिर 2 बार, यानी कि 12% यहाँ पर डीजल में, डीजल की जो वृद्धि दर है वो आ गई 12%। लेकिन अब 12% दो ऑप्शन में, तो अब देखिए हम निकालेंगे किसके लिए, पेट्रोल के लिए भी इसी प्रकार से। तो पेट्रोल के लिए क्या होगा, 102.12 में 92.00 यानी 92 घटाना है, तो ये हमारा हो गया सीधे 10.12 और कितने में, 92 में इंटू 100। तो इसी प्रकार से 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये हमारा हो गया एक बार और फिर एक बार, यानी कि 11%। तो डीजल और पेट्रोल में 12 और 11, तो थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 12% की वृद्धि डीजल में और 11% की जो वृद्धि है वो हमको पेट्रोल में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। फिर है भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो देखिए 15 दिन में क्या होती है, पूर्णिमा, फिर आती है अमावस्या। तो कुछ त्यौहार हमारे अमावस्या को मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली जो है वो अमावस्या को मनाई जाती है और कई सारे जो हमारे त्यौहार हैं वो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ही दिवाली आ गई जो कि अमावस्या से रिलेटेड है, हम इसे गलत कर देंगे। फिर से देखिए दिवाली आ गई, ये हमारा गलत होगा। फिर है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। तो देखिए होली भी पूर्णिमा में मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और गुरु नानक जयंती, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो ये भी हमारा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ये। उसके बाद होली, गुरु नानक जयंती और मकर संक्रांति पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता। तो ये हमारा जो आंसर है वो सही नहीं होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है, यानी किस प्रकार से जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका हमको निर्माण करना चाहिए जिससे कोई गलत अवधारणा ईवीएस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में न बन पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्रत्ययों का विस्तार किया जाए जिससे स्पष्टीकरण हो सके और गलत प्रत्यय न बन सके। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, उपयुक्त उपाय हो सकता है कि हम प्रत्ययों का विस्तार करें जिससे स्पष्टीकरण हो और गलत प्रत्यय न बन पाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्यों इसे एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है सामुदायिक संसाधन को। तो इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो सामुदायिक संसाधन है इससे क्या होता है, अनुभवों से सीखने का ये अवसर देता है, इसलिए ये काफ़ी उपयुक्त रहता है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड। और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें 3000+ एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। पेपर 1 के बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और ईवीएस से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।